आज हम लोग पढ़ेंगे श्वार्डिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए, एडविन श्वार्डिंगर डेवलप्ड ए मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो एडविन श्वार्डिंगर ने एक वेव मैकेनिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किया और वो मॉडल दो प्रिंसिपल पर बेस्ड था। श्वार्डिंगर, this model is based on number one, wave nature of electron. Wave nature of electron. Number two, Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. श्वार्डिंगर ने अपने वेव मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर किया था। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करके एक इक्वेशन देते जैसे हम श्वार्डिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, और वो वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में सही इंफॉर्मेशन देती है कि इलेक्ट्रॉन की एटम में एग्जिस्टेंस कहां है। ठीक है ना, तो दिस मॉडल श्वार्डिंगर गेव ए wave equation for an electron of an atom. Schwarzenegger gave a wave equation of an electron of atom. This wave equation predict presence of electron in atom. This wave equation give information of electron in atom. Schwarzenegger wave equation is del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square mass of electron upon h square e minus v psi equal to 0। जहां पर ये जो psi है ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। psi is known as इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन यहां पर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर किया गया है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है ना,
अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हो सकता है आप लोगों को आइडिया ना हो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होता है, एक आर्गुमेंट होता है, मतलब एक क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी। बात समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक तो मॉडुलस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और एक आर्गुमेंट होगा, वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा, रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसमें एक रेडियल वेरिएबल होगा और दूसरा एंगुलर वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। यहां पर x आप जानते हैं, x y z कोऑर्डिनेट है 3D में, और me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। E है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं सिग्निफिकेंस है? क्योंकि साई इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस बताएगी, हम ये कहें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगी। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगी तो देखिए क्या है, साई इज इक्वल टू 0। अगर कहीं पर साई इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन is not present, electron is not present, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और साई जहां पर पॉजिटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। लेकिन जहां साई लेस देन 0 है इसका नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल। तो देखिए यहां पर साई आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा, लेकिन 0 और पॉजिटिव का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। 0 मतलब इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जिस स्पेस में साई 0 होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जहां पर साई पॉजिटिव होगा वहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब साई नेगेटिव होगा देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब साई से हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जरूर है बट साई ओवरऑल साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहां पर साई की एक वैल्यू इनवैलिड है ना। इसका मतलब क्या है, द साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यहां पर देखिए साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल। और साई का जब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो क्या मतलब ये इक्वेशन गलत है? नहीं, गलत नहीं है। यहां पर हम साई स्क्वायर को डिनोट करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। जो साई स्क्वायर है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बट साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें जो साई स्क्वायर आएगा, वो साई स्क्वायर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हैं? मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो साई या फिर साई स्क्वायर से हम एटम में इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की स्पेस का प्रेडिक्शन करते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग बनती है, ठीक है ना। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसके रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट क्या आता है। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिजल्ट की। तो यहां पर देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। और वो क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं। भाई क्वांटम नंबर आपको पता है 4 तरह की क्वांटम नंबर होती हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन केवल 3 तरह की ही क्वांटम नंबर्स हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में मिलती हैं। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलती है। तो अभी ऑर्बिटल देखिए क्या होता है। ऑर्बिटल की शेप, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें एजीमुथल सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल देखिए, ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर probability of finding electron is maximum is known as orbital. Orbital होता है space around nucleus, space around nucleus, around nucleus where probability of finding electron is maximum. Finding electron is maximum. मैक्सिमम का मतलब है 90 to 95%। मतलब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। बात समझ रहे हैं? और ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो हम लोग जरा उनकी बात कर लेते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। There are 4 types of orbital. There are 4 types of orbital. 4 types of orbital. Types of orbital. 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। नंबर 1 s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की जो शेप होती है, shape is spherical. शेप spherical होती है। इसकी शेप s ऑर्बिटल की शेप spherical होती है, spherical। दूसरा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की शेप होती है, शेप इज डम्बल। Shape is dumbbell.
डम्बल होती है। इसकी शेप कैसी होती है? डम्बल शेप होती है। डम्बल आप जानते हैं कैसा होता है? डम्बल में दो लूप होते हैं, तो इसकी शेप होगी डम्बल। और डी ऑर्बिटल की शेप होगी डबल डम्बल। डी ऑर्बिटल इसकी शेप होगी डबल डम्बल। डबल डम्बल इसकी शेप होगी डबल डम्बल, और दोनों डम्बल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक ये डम्बल और दूसरा ये डम्बल, बोथ डम्बल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और फोर्थ जो ऑर्बिटल होगा वो एफ ऑर्बिटल होगा। एफ ऑर्बिटल की शेप लीफ लाइक होती है। शेप इज लीफ लाइक, पत्ती जैसी शेप होती है। बहुत सारी पत्ती जैसी शेप जो होती है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है, तो हम ये आर्बिट्री शेप इसके एज्यूम करते हैं। शेप इज लीफ लाइक, शेप इज लीफ लाइक शेप होती है। अभी लीफ लाइक शेप है तो ये आर्बिट्री शेप हो गई ना। बहुत सारी लीफ जो है एक साथ एक ही जगह प्रेजेंट होती है, तो आप आर्बिट्री शेप को डिफाइन नहीं कर सकते, तो लीफ लाइक शेप होती है, इसलिए हम लोग इसके शेप की कभी कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑर्बिटल वो स्पेस होगा जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अभी कुछ ऐसा स्पेस भी होता है जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसे हम बोलते हैं नोड। तो हम लोग बात कर लेते हैं नोड की। तो बात कर लेते हैं नोड की। नोड देखिए क्या होता है। नोड इज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड इज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, where probability of finding electron is 0। मतलब नोड पर क्या होगा? एट नोड पर बेटा साई भी 0 होगा और साई स्क्वायर भी 0 होगा, दोनों चीजें 0 होंगी। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डेंसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 0 होगा। और साई तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वो भी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। Nodes are two types, radial node and angular nodes. Nodes are two types. नोड दो टाइप की होंगी। नंबर 1 रेडियल नोड। रेडियल नोड को हम लोग स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। स्फेरिकल नोड। अभी स्फेरिकल नोड क्या होती है? स्फेरिकल नोड होती है स्पेरिकल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये है स्फेरिकल स्पेस अराउंड न्यूक्लियर, स्फेरिकल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is 0। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी n माइनस l माइनस 1, वेयर यहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और l क्या है, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, अब दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होगा, एंगुलर स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एंगुलर स्पेस, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस where probability of finding electron is 0। of finding electron is 0, finding electron is 0, is 0। ठीक है ना। और ये एंगुलर नोड जो होती है, एंगुलर नोड, ये इज इक्वल टू एल होती है। टोटल नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नोड, नोड्स ये हो जाएंगी n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, ये से ये कैंसिल n माइनस 1। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग नोट्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं नोट के। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड nodes of 3s 2p and 3d। तो देखिए 3s की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3s में रेडियल नोड कितनी हो जाएंगी, रेडियल नोड, रेडियल नोड होंगी n माइनस l माइनस 1। यहां पर n 3 है और l 0 है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 2 होगा। ठीक है ना। और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड होगी 0। टोटल नोड, टोटल नोड, टोटल नोड कितना होगा, 2 प्लस 0 मतलब 2। अगर हम बात करेंगे 2p की, तो 2p में n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। रेडियल नोड कितना हो जाएगा, रेडियल नोड, रेडियल नोड होगा n माइनस l माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 माइनस 1 0। और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड होगा l मतलब 1। टोटल नोड, टोटल नोड होगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग 3D की बात करेंगे तो 3D में n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। रेडियल नोड क्या हो जाएगा भाई, रेडियल नोड, रेडियल नोड होगा n माइनस l माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 माइनस 1 0। और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड होगा l मतलब 2। टोटल नोड, टोटल नोड होगा 0 प्लस 2 2। इस तरह से नोड के हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्लॉट्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन आर, ठीक है ना। तो द प्लॉट्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन आर, आर क्या है, आर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डिस्टेंस में एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला ग्राफ है रेडियल, पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस में। रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल probability density R square and distance from nucleus from nucleus। तो देखिए जब R हमारा 0, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और R स्क्वायर है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनफाइनाइट होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 को टेंड करेगी। तो हमारा ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है ना। जब R हमारा टेंडिंग टू 0 है तो यहां से रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और जब R टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो R स्क्वायर टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2s की, 2s। तो हम लोग बात कर लेते हैं 2s सबसेल की। फॉर 2s सबसेल, फॉर 2s सबसेल, फॉर 2s सबसेल, 2s सबसेल में हम लोग देख लेते हैं रेडियल नोड्स कितनी होंगी। तो यहां पर देखिए n = 2 है, l = 0 है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा, ये होगा n - l - 1। तो n यहां पर कितना है 2l0 - 1 = 1। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ यहां पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग R स्क्वायर ले रहे हैं ना। तो ये एक नोड है, इसमें रेडियल नोड 1 है, तो ये देखिए इस तरह से रेडियल नोड, इस तरह। यहां पर ये क्या है, रेडियल नोड है, ये है रेडियल नोड, रेडियल नोड। ये है रेडियल नोड, ठीक है। ये क्या है, रेडियल नोड है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां पर इसमें एक रेडियल नोड है, और जब इन्फिनिटी था 0, और जब R 0 होगा, ये R ले रहे हैं यहां पर, जब R 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब R इन्फिनिटी होगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ग्राफ है, और हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात भी कर सकते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखिए क्या होता है, उसके ग्राफ की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ग्राफ बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ग्राफ बिटवीन
रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एंड इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं साई स्क्वायर, ये जो है साई स्क्वायर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो अभी देखिए हमें पता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसमें ग्राफ खींचेंगे, किसमें, आर में, और यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, सेम ग्राफ होगा। जब 0 आर टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या होगा, ये टेंडिंग टू, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सिमिलरली जब r टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो यहां से क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन टेंडिंग टू 0। ठीक है ना। अगर हम लोग 3D के लिए खींचना चाहेंगे, 3D, तो 3D में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है ना। तो यहां पर 3D के लिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3D के लिए आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और r। ठीक है ना। ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा ठीक है, जब यहां पर r टेंडिंग टू 0 तो ये भी टेंडिंग 0, एग्जैक्ट 0 होगा ना। ये टेंडिंग 0 क्योंकि स्मॉल है ना, r टेंडिंग टू 0, तो ये टेंडिंग टू इनफिनिट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट सबसेल के लिए। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, r टेंडिंग टू 0, तो फिर ये रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां r से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन ये 0 है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो सबसेल के लिए हम लोग और भी खींच लेते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। हम लोग बात कर लेते हैं 3s सबसेल की। 3s सबसेल की बात करते हैं तो यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा, रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, n है 3, l 0 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसका जो ग्राफ आएगा r में और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां पर कितने हैं, 2 नोड है, एक नोड, 2 नोड, और ये देखिए ये 2 नोड्स हैं, एक ये नोड और एक ये नोड, 2 नोड्स।
ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग खींचेंगे 5p के लिए, तो 5p के लिए n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1, 5 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 3। यहां पर देखिए जितने रेडियल नोड्स होंगे उतने पॉइंट पर हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 होगा। तो यहां पर r है और यहां पर हम लोग 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। तो अभी देखिए यहां पर 3 पॉइंट्स पर 0 होगा, 1 2 3 4। देयर आर 3 रेडियल नोड्स, 1 2 and 3 रेडियल नोड्स। ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।